अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफ़क़ है और आज मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और आज हम हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपको बता रहे हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में, जो कि बहुत बड़ी एक वायरल इलनेस है हमारे पाकिस्तान में और दुनिया भर में। और इसका ये है कि 70 मिलियन लोग पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस सी से अफेक्टेड हैं, इससे मुतासिर हैं। और उसके बाद ये है कि इसके बाद और मुख्तलिफ इसके जो सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, और उसके बाद ये काफ़ी हद तक इंसान के लिए मोहलिक भी साबित हो सकता है। जिससे आपने हमारे पाकिस्तान के लिए कोविड जैसी बीमारी से अभी हम निकले हैं, लेकिन अभी तक हम हेपेटाइटिस सी और वायरल इन्फेक्शन जो जिगर की बीमारियों से अभी तक हम नहीं निकल पाए। तो हेपेटाइटिस सी के बारे में आज को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है वो हमारे पास किस तरह किसी मरीज़ से जो है वो हमारे पास आएगा, ट्रांसमिट कैसे होगा, एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को कैसे लगेगा। सबसे पहले इसका पॉइंट ये है कि ये कभी आपको छूने से या कभी आपके किसी बॉडी सिक्रीशन से नहीं होगा। ये ब्लड बोर्न इन्फेक्शन है, यानी कि खून के ज़रिए ये दूसरे मरीज़ से एक मरीज़ से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो सकता है। यानी कि अगर आपने ब्लड ऐसा लगाया है या आपको कोई ऐसा जो है आपने कोई सर्जरी कराई है जिसमें आपका खून उसके साथ टच हुआ है, या उसके साथ आपने कोई डेंटल प्रोसीजर कराया है, दांत लगवाए हैं या कोई टैटू बनाया है, उसमें आपका ये एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ तक जा सकता है। और दूसरा ये कि हाँ, माँ से बच्चे को, ज़ाहिर बात है माँ से और बच्चे को डायरेक्ट ये हो सकता है। जब यंग एज में अगर कोई जो है जवान एज में कोई मरीज़ हमारे पास आएगा, तो या आपने सबसे पहले उसका माँ का जो है वो पूछना है कि अगर उसके वालिदैन में से किसी को, माँ को स्पेशली हेपेटाइटिस सी का है। दूसरा, आवाम में बहुत ज़्यादा ये भी पाया जाता है कि अगर कोई पिन प्रिक हो जाए, अगर आपको कोई ऐसा मरीज़ है, जैसे कोई डॉक्टर हैं, नर्सेज़ हैं, तो उनसे अगर आपको एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को अगर पेन लग जाती है, तो इसका भी चांसेस बहुत कम है, 0.01% या 0.03% तक चांस है। और दूसरा ये कि जो होता है अज़दवाजी ताल्लुकात, उसमें भी इसके चांस 0.07% चांस है। लेकिन आप ये कोशिश करें कि जो आपका, अगर आपके जो हैं अज़दवाजी जो पार्टनर है, उसमें से किसी एक को, मियाँ या बीवी में से किसी एक को हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है, तो वो दूसरा भी अपना टेस्ट करवाए और दूसरा भी अपने आप को इसके लिए जो है वो कराए। लेकिन हेपेटाइटिस सी की वैक्सीनेशन आज तक हम नहीं बना सके। हेपेटाइटिस बी, ए की वैक्सीनेशन तो ई की भी आ चुकी है, लेकिन सी ऐसा मर्ज़ है जिसकी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं आई। तो इसका इलाज सिर्फ ये है कि आपने इसकी हिफाजती तदाबीर गौर से सुननी है कि जब भी आपने खून लगवाना है तो आपने वो प्रॉपर तरीके से टेस्ट हो। कोई सर्जरी करवानी है, उसके लिए आपने देखना है कि सही उसके प्रॉपर तरीके से सारे आलात जो हैं वो उसमें डिसइंफेक्शन हुई हुई हो, स्टेरलाइज हुए हुए हों, उसको वायरस से पाक हों। और इसी तरह अगर आपने दांतों का कोई अगर करवाना है इलाज, तब भी आपने अपने डॉक्टर से ये लाजमी पूछना है कि इसमें आपको हेपेटाइटिस बी, सी के चांसेस तो नहीं हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि मरीज़ जो है हमारे पास आते हैं पाकिस्तान में, हर चौथे में से 4 मरीज़ों में से 3 मरीज़ों को पता ही नहीं होता कि उनको ये बीमारी है। तो आपने ये वर्ल्ड वाइड जो हमारे कंसेंसस है, वर्ल्ड वाइड गाइडलाइंस हैं, उन्होंने ही कहा है कि हर 16 से लेके 60 साल के बंदे तक आपने हर बंदे का हेपेटाइटिस सी का टेस्ट करवाना है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द मरीज़ों को, हमारे जो मरीज़ हमारे पास आते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि उनको ये वायरस लाहक हो चुका है। अब इसमें हमने टेस्ट कौन कौन से कराने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि टेस्ट हम सबसे पहले जो है वायरल सीरोलॉजी कराते हैं। इसमें हम उसके HIV एंटीबॉडीज़ देखते हैं। अगर एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं या उसका नतीजा मुस्बित निकल आया है, तो हमने क्या करना है कि उस पेशेंट को हमने PCR के लिए रेफ़र करना है, PCR और उसका अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अगर PCR में अगर हमारे पास वायरस आ जाता है, तो पेशेंट को, अपने मरीज़ का फ़ौरी तौर पे इलाज के लिए आपने किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या जिगर के जो माहिर डॉक्टर हैं उनके पास आपने पेशेंट को भेजना है। और अगर पेशेंट का ये वायरस नेगेटिव है, मतलब सीरोलॉजी, अगर आपको एक दफ़ा वायरस लग चुका है तो सीरोलॉजी लाइफ लॉन्ग आपकी पॉजिटिव होगी, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। कई बार मरीज़ आते हैं, वो कहते हैं कि हमने इलाज करवा लिया लेकिन हमारी सीरोलॉजी पॉजिटिव है, तो वो लाइफ लॉन्ग पॉजिटिव रहेगी। जो टेस्ट आपने कराना है वो PCR है। अब इसका HIV RNA वायरस है और इसका PCR के ऊपर आपने बताना है कि मरीज़ को कितना लोड है। अब उसके मुताबिक आपने उसका अल्ट्रासाउंड भी कराना है कि उसको जिगर को कितना मुतासिर किया है, और उसने बाकी चीज़ों को, और बाकी जिगर के और अलावा जो गुर्दे हैं उनको कितना मुतासिर किया है, बाकी अज़ा को कितना मुतासिर किया है।
अब मरीज़ का ये है कि अगर इसमें ये होता है कि अगर एक दफ़ा आपको ये मर्ज़ लग गया तो 70% चांसेस हैं कि ये जो जरासीम होते हैं ये जाके जिगर में बैठ जाते हैं। फिर आहिस्ता 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 20 या 30 साल के अरसे में जिगर को ये सुकड़ते हैं, जिगर के अंदर ये फाइब्रोसिस पैदा करते हैं और उसके बाद जिगर भी अपना काम करना छोड़ देता है। तो 20 से 30 साल के अरसे में मरीज़ को पता चलता है कि मैं जो हूँ, मेरे साथ ये मामला हो चुका है। लेकिन अगर आप इसका बर वक्त इलाज कर लें तो ये मामला आपका वहीं रुक सकता है। इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत आसान है और अब 95 to 99% ट्रीटमेंट हो चुका है इसका। अब आपने यही है कि अगर आपका मरीज़ है, अगर आपको किसी जिगर के डॉक्टर ने बोला है कि आप इलाज शुरू कराएं, 3 महीने का इसका कोर्स है। 3 महीने में आपने जो दवाई लेनी है वो 1 गोली रोज़ाना लेनी होगी। सोवाल्डी के नाम से भी आती है, मर्क्लोडेक्स बी के नाम से भी आती है, और उसके बाद एप्लिक्सा के नाम से भी आती है, और उसके साथ इसकी जो है मेवेरिट के नाम से भी आती है। मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स हैं, उसमें आप जो अपने डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेहतर है। 3 माह का कोर्स है। 3 माह के कोर्स में आपने ये करना है कि रोज़ाना 1 गोली आपको प्रिस्क्राइब की जाएगी अगर आपका जिगर ठीक है, और अगर आपका जिगर मुतासिर हो चुका है तो 6 माह का कोर्स कंप्लीट करना होगा। 3 माह के बाद आपने या 6 माह के बाद आपने पीसीआर करवाना है, और पीसीआर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब 99% आपका बीमारी ख़त्म हो चुकी होती है, वायरस खून से ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन कई बार 1% में नहीं होता तो उसमें हम और ट्रीटमेंट ऐड करते हैं मरीज़ के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द हमारे पाकिस्तान और इंडिया में ये ख़त्म हो जाती है। और इसके साथ साथ ये कि अगर आपके पास मरीज़ आते हैं जो कि इसकी सोवाल्डी या सोवोस्फोविर या वेल्पाटेस्विर ले रहे हैं, सोवोस्फोविर डेक्लाटेस्विर ले रहे हैं, या उनके साथ राइबाविरिन की रिजीम ले रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर DCLD है तो हम उनको ये कहते हैं कि आप राइबाविरिन ना लें, या अगर गुर्दे का मर्ज़ है किसी मरीज़ को तो उसके लिए भी हम सोवोस्फोविर को नहीं प्रिस्क्राइब करते अगर गुर्दे जो है वो 30% से कम काम कर रहा है। तो उसमें मरीज़ों के लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन दवाई खाने के दौरान मरीज़ को थकावट हो सकती है, कभी आपको ये हो सकता है कि हर वक्त जिस्म पे धब्बे पड़ जाएं, या आपको चक्कर आए, उल्टी है, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे आपने अपने मौलिद से रुजू करना है कि दवाई की वजह से ये हो रहा है। लेकिन जब आप दवाई बंद करें तो ये सारे मामलात ख़त्म हो जाने चाहिए। सिर्फ आपको वायरस की जो अलामात हैं वो मैंने आपको पहले बताया, जिस तरह के थकावट, जिस्म में दर्द, तकलीफ़, और अगर गुर्दों का कोई मसला बन जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो मरीज़ को आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है कि मुझे ये मसला क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और उसमें अगर आप जो हैं वो अपने मौलिद से जाके करें, क्योंकि हमारे पास हेपेटाइटिस सी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। हर 5 में से 2 बंदों को ये मोहलिक मर्ज़ लाहिक है, और अगर आप इसका बर वक्त इलाज कर लें 3 या 6 महीने में तो उसके बाद आपका वायरस से जान छूट जाती है। लेकिन आपने इसको सालाना मॉनिटर करना होता है, हर साल बाद आपने एक PCR का टेस्ट कराना होता है कि दोबारा वायरस में एक्टिवेशन तो नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द पीपल में नहीं होती, इवन 5-10 सालों तक नहीं होती, लेकिन फिर भी आपने आफ्टर एवरी 1 ईयर to 5 ईयर्स आपने इसका PCR कराते रहना है। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारे इसके मामलात में इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी होगी, और अगर जो आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे वो भी इसके बारे में सॉल्व हो चुके होंगे। थैंक यू।